जी काशिफ, जी बोलिए। सर ये पहला पॉइंट क्लियर कर दें सर, ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं क्लियर कर दूँ, थोड़ी सी हमारी स्ट्रेंथ इकट्ठी हो जाए फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा पहला पॉइंट है वो बेसिकली आपको ये बता रहे हैं कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं ना तो उसमें हमें ज़्यादा कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ता है। अब जब हमारे एक नॉर्मल सिस्टम में एडिशनल कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, अब वो एडिशनल कंपोनेंट ऐड क्यों होते हैं? पहली वजह कि हम सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम सिस्टम को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते होते हैं तो हमारा सिस्टम बेहतर तो होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको उसमें फिर और मसाइल बन जाते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कॉम्प्लेक्स सिस्टम में बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास जो हमारी एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम में उसको अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन कैन अंडरमाइन हाई हाई अवेलेबिलिटी। तो मतलब जो हम समझते होते थे कि हम अगर एडिशनल सिस्टम्स हम अपने एडिशनल कंपोनेंट हम अपने सिस्टम में ऐड करते जाएँगे, तो हमारा सिस्टम बेहतर होगा, लेकिन वो अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन का मतलब है कि वो खोखला करता है हाई अवेलेबिलिटी को, यानी हम सोच रहे थे कि कंपोनेंट ऐड करने से हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन ये इसके बरक्स होता है। ठीक है? तो समटाइम्स सिस्टम्स को सिंपल रखना हाई अवेलेबिलिटी को मेंटेन करना के बराबर होता है। ठीक है? तो आई होप काशिफ़ आपको समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई तो बेटा फिर भी आप लोग हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी, बोलिए जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि हम कैसे अवेलेबिलिटी को बरकरार रख सकते हैं या अवेलेबिलिटी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज़ रिडंडेंसी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ़ हमने नाम पढ़े थे कि जी ये ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम ज़रा अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या? ठीक हो गया? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहला है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या? रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि आपके जो पूरे सिस्टम के क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको एडिशनल आपके पास हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास रैम है तो 2 रैम्स पड़ी हों, यानी इन केस पहली रैम ख़राब हो जाए तो आपके पास एक स्पेयर रैम पड़ी हुई है। स्पेयर का मतलब है एडिशनल रैम पड़ी हुई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है? टू अवॉइड सिंगल पॉइंट फेलियर, क्योंकि क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंगल पॉइंट फेलियर्स होते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम है उसमें मेरी रैम ही ख़राब हो गई है, तो मेरे सिस्टम की प्रोसेसिंग ही नहीं होगी। ठीक हो गया? सिमिलरली आपके पास आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है, तो जब आपके पास हार्ड डिस्क नहीं है तो डेटा की रीड एंड राइट कैसे होगी? तो ये आपके पास जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होंगे वो आपके पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स बन जाते हैं, यानी वो अगर अफेक्ट हुआ तो पूरा सिस्टम आपका डाउन हो जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप तमाम क्रिटिकल जो आपके पास कंपोनेंट होते हैं, वो आपके पास रिडंडेंट होते हैं। रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा होते हैं। यानी इन केस आपके पास फर्स्ट अगर फेल हो जाए तो आपके पास दूसरा हो, आप क्विकली उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं? अ सिंगल पॉइंट कंपोनेंट हैविंग 2 पावर सप्लाइज़, जैसे अभी हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, तो मेरे पास 2 पावर सप्लाइज़ पड़ी हुई हैं, अगर एक फेल हो जाए तो मैं दूसरी इस्तेमाल कर दूँ। ड्यूल नेटवर्क इंटरफ़ेस हो, मेरा नेटवर्क कार्ड जो है वो ड्यूल हो, कि अगर मेरे पास एक पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो मैं दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दूँ। मेरे पास रिडंडेंट केबलिंग हो, यानी केबल अगर मेरे पास एक केबल फेल हो या ख़राब हो जाए तो मेरे पास दूसरी केबल पड़ी हो। देखिए ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये आपके पास मौजूद होंगी तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका डाउन टाइम जो होगा वो मिनिमम होगा। इमेजिन करें आपके पास केबल जो है वो ख़राब हो गई है और ये छोटी-सी एक चीज़ है। अब केबल ख़राब होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास वो केबल अवेलेबल ना हो, आपके पास डाउन टाइम काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये हमारे पास रिडंडेंसी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जिसमें हम क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी को हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पास हो। ठीक हो गया। फेल ओवर आ गया जी। रिडंडेंसी के बाद हमारे पास एक और टेक्नीक है, दिस थिंग इज़ कॉल्ड फेल ओवर। फेल ओवर को भी हम देख चुके हैं। फेल ओवर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर हम स्विच ओवर करते हैं स्टैंड बाय सिस्टम पे।
स्टैंड बाय सिस्टम वो होता है जो एक साथ ही एक सिस्टम आपका होता है। इन केस आपके पास मेन सिस्टम फेल हो जाए तो हम सेकंड सिस्टम पर स्विच कर जाते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी बरकरार है। ठीक है? फेल ओवर के हमारे पास बड़े बहुत अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें फेल ओवर्स भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स को हमने इस्तेमाल किया हुआ है लेकिन हमें शायद पता नहीं था कि वो फेल ओवर भी कर सकते हैं। जैसे हम विंडोज़ सर्वर को इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसमें फेल ओवर क्लस्टरिंग होती है। क्लस्टरिंग में हमारे पास जो सर्वर्स होते हैं उनके ग्रुप बन जाते हैं। तो जो इनमें मेन हमारा सर्वर जब ख़राब होता है तो उस क्लस्टर में जो भी सेकंड सिस्टम होता है, जिसको हमने डेज़िग्नेट किया होता है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमैटिकली उस पे शिफ्ट हो जाता है। यानी हमारे पास मेन सिस्टम ख़राब होने के बावजूद भी हमारे पास अवेलेबिलिटी बरकरार रहती है, ताकि सेकंड सिस्टम वही सर्विसेज़ देने लगे। फिर आपको याद होगा जब हम एंटरप्राइज़ सिस्टम्स को पढ़ रहे थे तो उसमें हम वर्चुअलाइज़ेशन के टॉपिक को पढ़ रहे थे। जो वर्चुअलाइज़ेशन का टॉपिक था, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास पैरा वर्चुअलाइज़ेशन थी, हार्डवेयर वर्चुअलाइज़ेशन थी। तो उसमें हमने हमारे पास क्या था, हमारे पास वीएमवीआर जो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्चुअलाइज़ेशन की फैसिलिटी देता है। वहाँ पर हमारे पास एक फीचर था वीएमवीआर हाई अवेलेबिलिटी के नाम से, जो आपको उनके अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी आपके पास एक ही सर्वर पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन होती हैं। अगर वर्चुअल मशीन आपके पास क्या कर जाए, क्रैश कर जाए, तो आपके पास दूसरी वर्चुअल मशीन जो होती है वो उसको टेक ऑन कर लेती है और आपके पास जो सर्विसेज होती है आप दूसरी वर्चुअल मशीन से प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर हमारे पास ओरेकल भी एक सोल्यूशन देता है। ओरेकल भी इसी तरह का सोल्यूशन देता है जहाँ पर आपके पास ये फैसिलिटीज आती है आपके पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो फेल ओवर है क्या? अब हम ज़रा फेल ओवर को ज़रा डिटेल में देखेंगे। उससे अलावा एक और हमारा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास फॉल बैक का। फेल ओवर जो था ऑटोमैटिक स्विचिंग है। ऑटोमैटिक स्विचिंग सेमी ऑटोमैटिक ही है, लेकिन वो स्विचिंग है कि जहाँ पर हमारे पास ह्यूमन जो एफर्ट होती है वो मिनिमम होती है। फॉल बैक जो है ये मैनुअल स्विच ओवर होता है। फॉल बैक मैनुअल स्विच ओवर का मतलब है कि हमारे पास आइडेंटिकल सिस्टम होता है लेकिन वो डिफरेंट लोकेशन पे होता है। डिफरेंट लोकेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। हम उन डिज़ास्टर से बचने के लिए हम फॉल बैक को इस्तेमाल एक्चुअली करते हैं। ठीक है? सैलाब आ गया, अर्थक्वेक आ गई, टेररिज्म अटैक हो गया, कोई इस तरह की चीज़ हो तो हमारे पास वी प्रेफर कि हम फॉल बैक में हमारे पास डिफरेंट लोकेशन। ठीक हो गया? हमारे पास ये डिज़ास्टर रिकवरी के लिए यूज़ होता है। इन केस हमारे पास एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर आ गया तो उसकी रिकवरी के लिए आ गया। हमारे पास 3 बेसिक फॉर्म्स हैं फॉल बैक की। ठीक है? सॉल्यूशंस हैं। एक को हम कहते हैं हॉट साइट, दूसरा हमारे पास कोल्ड साइट होती है और तीसरी हमारे पास वार्म साइट होती है। तो ये हॉट साइट, कोल्ड साइट और वार्म साइट जो होती है, इनमें डिफरेंस क्या है? ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेकिन फॉल बैक ये होता है कि हम एक जगह से जब सर्विसेज़ देते होते थे, हम हमारा जो मेन जगह है जहाँ से हमें सर्विस देते थे, समहाउ वो अफ़ेक्ट हो गई है और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम डिफरेंट लोकेशन से सेम सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि हमारी अवेलेबिलिटी हाई रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं फॉल बैक। बट इट्स अ मैनुअल स्विच ओवर। इसमें हमारे पास ये क्या होता है, एक मैनुअल स्विच ओवर होता है। ठीक हो गया? ऑटोमैटिक नहीं होता। तो हम पहले ही ज़रा हम सिचुएशन को देखते हैं कि वहाँ पर क्या होगा। अच्छा बेटे, जिन-जिन स्टूडेंट्स ने अपने नाम के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा, बेटे मैं उनकी एब्सेंट मार्क कर दूँगा। तो कोशिश करें कि जो प्रोटोकॉल है या जो रूल्स हैं उनको फ़ॉलो करें, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली फिर मुझे वो करना पड़ेगा। अच्छा जी, जो हमारे पास पहली साइट है, दैट साइट इज़ कॉल्ड फॉल बैक हॉट साइट। अच्छा, जो हॉट साइट होती है वो फुली कॉन्फ़िगर्ड होती है। फुली कॉन्फ़िगर्ड का मतलब है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो हार्डवेयर है, जो आपका रिक्वायर्ड हार्डवेयर है, जैसा हार्डवेयर आपका मेन सिस्टम का था, वैसे ही हार्डवेयर आपके पास ये जो आपके पास हॉट साइट होती है, यहाँ पर भी होती है। ठीक है? वो तमाम के तमाम उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग्स हैं, वो उसी के मुताबिक होती हैं जो वहाँ पर होती हैं। तमाम इक्विपमेंट जिसमें आपके पास हार्डवेयर का तमाम इक्विपमेंट, सर्वर, नेटवर्किंग वगैरह मौजूद होती है, प्लस आपके पास पावर एंड कूलिंग की भी सेम फैसिलिटीज़ होती हैं। सिमिलरली आपके सर्वर पर जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड वहाँ पर थी वो सेम यहाँ पर भी इंस्टॉल्ड होती हैं। और यहाँ पर जो एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ये आपका फोर्थ पॉइंट है, ये आपको बताएगा, वो ये है कि आपके पास जो आपका डेटा होता है वो कंप्लीटली सिंक्ड होता है। सिंक्ड का क्या मतलब है कि इन केस आपके पास जो है लास्ट ट्रांज़ैक्शन जो आपके पास मेन सर्वर पे हुई थी,
वो लास्ट ट्रांजैक्शन तक का डेटा आपके पास यहाँ पर फुली मिरर्ड होता है। मिररिंग का क्या मतलब है? मिररिंग का ये मतलब है कि आपके पास वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ैक्टली इन द सेम मैनर है जो उधर थी और उसी पॉइंट से है जिस पॉइंट तक वो काम हुआ था। ठीक हो गया? तो दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट अ हॉट साइट बिकॉज़ ये इट इज़ एग्ज़ैक्टली द रेप्लिका ऑफ द मेन साइट। रेप्लिका ऑफ द मेन साइट का मतलब है कि ये वही है, रेप्लिका मीन्स कॉपी है, यानी यहाँ पर जब हम शिफ्ट होते हैं तो हमें यहाँ पर शिफ्ट होने में एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती और हमारी अवेलेबिलिटी बड़ी कांस्टेंट रहती है। अच्छा, रिक्वायर्स कांस्टेंट मेंटेनेंस का अब इसका नेगेटिव साइड या इसकी जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? रिक्वायर्स कांस्टेंट मेंटेनेंस ऑफ द hardware, software, data application to be sure site accurately mirrors the state of the production side all the times. हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर वो हार्डवेयर को मेंटेन करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ता है, डेटा को, एप्लीकेशंस को कॉन्फ़िगर रखना पड़ता है, ताकि एग्ज़ैक्टली रेप्लिकेट करे या मिरर करे जो आपकी प्रोडक्शन साइट है, हमेशा, ठीक है? सो ये आपको एडिशनल एक काम करना पड़ेगा, लेकिन जब आप फॉल बैक या हॉट साइट को मेंटेन करते हैं, तो आप एक चीज़ को इंश्योर करते हैं कि इन केस आपके पास नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है या कोई एक कुदरती आफ़ात आ जाती हैं या कोई एक ऐसी वजह आ जाती है जिसकी वज़ह से आपको अपने मेन सिस्टम को बंद करना पड़े या बंद हो जाए, लेकिन आपकी अवेलेबिलिटी फिर भी रहेगी। तो मोस्टली जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी 9/11 की, अगर बहुत सारी कंपनीज़ की हॉट साइट्स होती, ठीक है? तो वहाँ पर आपके पास ये वाला इश्यू ना आता जो बैंक्रप्सी का या वो फेलियर का, टोटल फेलियर का इश्यू ना आता। ठीक हो गया? आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। फिर हमारे पास दूसरी एक सॉल्यूशन है कोल्ड साइट। कोल्ड साइट जो होती है एक लोकेशन होती है लेकिन वो लोकेशन एम्प्टी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी हम अपने लिए एक फॉल बैक का सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन हमारे अपने रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम तमाम चीज़ों को मेंटेन कर सकें, तो हमने एक जगह ले ली है। इन केस अगर मेरी मेन साइट जो है वो अफेक्ट होती है, तो उस मेन साइट की रिकवरी के लिए मेरे पास एक जगह होगी, बट वो एक रूम ही होगा। उसमें मुझे सर्वर्स चाहिए होंगे, कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, मुझे कूलिंग फैसिलिटी चाहिए होगी, मुझे पावर फैसिलिटी चाहिए, पावर फैसिलिटी होती है, ठीक है। मैं जब वो सर्वर लाऊंगा तो उसको मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, डेटा का बैकअप लेना पड़ेगा, फुली डेटा रिस्टोर करना पड़ेगा और इसी वजह से हमारे पास इसे हम कोल्ड साइट कहते हैं। सिर्फ ये एक जगह होती है जहाँ पर हम ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ना ही इसमें इक्विपमेंट होता है, ना ही इक्विपमेंट कॉन्फ़िगर्ड होता है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड होती है। ये आपको फिर सारा काम शुरू से करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। फाइनली वी हैव वार्म साइट। वार्म साइट जो होती है बेसिकली इट इज़ इन बिटवीन हॉट साइट एंड कोल्ड साइट। हॉट साइट में तमाम चीज़ें रेडी होती हैं, कोल्ड साइट में सिर्फ आपके पास एक लोकेशन होती है। तो जो आपके पास वार्म साइट होती है, इसमें आपके पास कंप्यूटर फैसिलिटी जो होती है वो रेडी होती है, पावर, कूलिंग, कंप्यूटर्स वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती, आपके पास डेटा जो होता है वो नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नेटवर्किंग जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो देखनी पड़ेंगी। आपका जो डेटा है और जो आपका मीडिया है उसको बैकअप लेना पड़ेगा, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? अच्छा, तो ये तमाम काम करना पड़ेगा, ये वार्म साइट है। तो वार्म साइट पे जाने के लिए आपको तकरीबन 1 दिन का टाइम चाहिए होता है कम से कम, कि आपने आपकी सर्विस की जो है ना अवेलेबिलिटी, वो आपके 1 दिन के लिए अफ़ेक्ट होगी। तो हॉट साइट पे मिनिमम, वार्म पे तकरीबन 1 दिन और फिर कोल्ड साइट पे तो आपका जितना टाइम लग सकता है, वो लगेगा डिपेंडिंग ऑन द आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक हो गया जी? अच्छा, तो यहाँ से हम एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, तो अभी थोड़ा-सा मैं एक रिवीजन दे दूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने आज के जो लेक्चर में पढ़ा, सबसे पहले हमने ये देखा कि हम अपने जो अवेलेबिलिटी है पैरेलल सिस्टम की कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने फार्मूला एक देखा, फिर हमने ये देखा कि हमारे पास सोर्सेज़ ऑफ अनअवेलेबिलिटी क्या है, उसमें हमने बहुत सारे सोर्सेज़ पढ़े। फिर हमने देखा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी को हाई करने के, यानी हम जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे हाई करने के लिए हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं या हमारे पास क्या-क्या हैं, जिसमें हमने रिडंडेंसी देखी, हमने फेल ओवर देखा, हमने फॉल बैक देखा, फॉल बैक में हमने हॉट, कोल्ड एंड वार्म साइड देखी। ठीक हो गया जी? तो थोड़ा-सा यहाँ पर जगाने का टाइम आ गया है आप लोगों को। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँगा, मैं अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता जाता हूँ कि
आपको, आप मुझे देते जाएं जवाब और हम उसको क्या करते जाएं, मार्क करते जाएं। तो आई होप कि आप लोग रेडी होंगे। आगे जी। अच्छा जी, क्वेश्चन मैं करूँगा जी बाबर से। बाबर आप सुन सकते हैं हमें? हाँ जी बाबर, बेटे बताएं कोल्ड साइड क्या होती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोल्ड साइड क्या होती है? जी बाबर। यस सर। जी बाबर बताएं बेटे, कोल्ड साइड का कॉन्सेप्ट क्या है? कोल्ड साइड का कॉन्सेप्ट। सर आपने बताया था कि कोर्ट साइड पे जो है सर, मतलब एक जगह लोकेशन होती है। हाँ, और हमारे पास इक्विपमेंट रेडी नहीं होता, ठीक है? तो अगर मुझे इक्विपमेंट रेडी करना होगा तो मुझे तमाम चीज़ों को करना पड़ेगा, ठीक हो गया? चलें गुड। अच्छा फिर एक और स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़े से यहाँ से देख लेते हैं जी। अच्छा जी, नफीस गफ़ार तो एब्सेंट हैं। निमरा इमरान, निमरा इमरान बेटे हैंड रेस करें। अच्छा बेटे हैंड रेस करके थोड़ा सा वेट कर लिया करें, मैं रिस्पॉन्ड कर लिया करूँ। जी बेटे, फॉल बैक का क्या मतलब है? फॉल बैक। जी बेटे अनम्यूट करें, मैंने किया। फॉल बैक का क्या मतलब है? सर डिजास्टर की रिकवरी के लिए यूज होता है। वेरी गुड। ये मैनुअल डिज़ास्टर रिकवरी होती है जहाँ पर हम अपने मेन सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे स्विच करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, लोकेशन जो होती है हमारे पास दूसरे सिस्टम की, वो सेपरेट लोकेशन होती है, डिफरेंट लोकेशन होती है। चलें जी गुड हो गया। अच्छा फिर एक दो और क्वेश्चंस करने हैं, फिर हम जरा आगे चलते हैं जी। सैयद आले हैदर। जी सैयद आले हैदर बेटे हैंड रेज करें। गुड। अच्छा बेटे आप बताएं कि हमारे पास जो फेल ओवर है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है फेल ओवर का? जी बेटे। अनम्यूट नहीं हो रहा आपसे? अच्छा चलें, मज़ाहिर आप हैंड रेज करें, आप क्वेश्चन का। चलो बेटा आप बताओ, मज़ाहिर आप बताओ। सर ये सेमी ऑटोमेटिक स्विच ओवर होता है वेरी गुड, स्टैंडर्ड सिस्टम पे या कंपोनेंट पे। वेरी गुड। ये आपके पास सेमी ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर आपके पास जो ह्यूमन जो आपके पास होते हैं ना इन्वॉल्वमेंट, वो मिनिमम होती है। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे हमने VMware के केस में हमने एंटरप्राइज सिस्टम्स में पढ़ा था। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें बेटे हम लोगों ने आपसे पूछी हैं, रीज़न वॉज दैट कि थोड़ा सा मुझे भी एक तसल्ली होती जाए कि हमारे पास कहाँ तक आप लोगों को समझ आई है या नहीं है। ज़ाहिर आप अपना हैंड रेस करें ताकि मैं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर देख के उसमें मार्क्स एंटर कर सकूं। जी 1 2 2। अच्छा बेटे आपका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ हुआ, लेकिन मैं जो शीट्स हैं उसमें अपडेट करके कर लूँगा, मैं लिख लेता हूँ। हुआ हुआ आपका नाम होगा। चलें जी, ये तो हो गया आपके पास, ये 1 मार्क्स मैंने डाल दिया। ठीक हो गया जी। चलें जी हम अपने आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा तो जी हम बिजनेस कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे। बिजनेस कंटिन्यूटी एक हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ लिंक्ड विद अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट। अवेलेबिलिटी मींस कि आपके पास सर्विस आपको मिलती रहे, सर्विस प्रोविजन आपकी होती रहे। अच्छा, बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब है कि इन केस ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर्स या इन केस ऑफ सम मैन मेड डिजास्टर आप तब भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहें। ठीक हो गया?
तो इसको अब हमने ज़रा समझना है और देखना है कि ये होता क्या है, ठीक है। एन IT डिज़ास्टर डिफाइन एज इर्रिपेयरेबल प्रॉब्लम इन अ डेटा सेंटर मेकिंग द डेटा सेंटर अनयूजेबल। IT डिज़ास्टर एक ऐसा डिज़ास्टर होता है जिसमें आपके पास जो आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते और आपका डेटा सेंटर सेंटर जो होता है यहाँ जहाँ से आप सर्विस प्रोवाइड करते होते हैं वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनकी केस में आप नहीं अपने डेटा सेंटर्स को यूज़ कर सकते। उसमें से कुछ आपके पास आ जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स। नेचुरल डिज़ास्टर्स में आपके पास आ जाते हैं फ्लड्स, हुरिकेन, टोर्नेडोज, अर्थक्वेक। ये वो आपके पास जो साइट होती है वो इनकी वजह से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। हुरिकेन्स आपको पता है कि तूफ़ान होते हैं समुद्रों के किनारे, जो समुद्री तूफ़ान होते हैं। टॉर्नेडोज होते हैं ये हवाई, ये आपके पास जो बगुले होते हैं, उर्दू में बगुले कहते हैं। जो स्पायरल वर्लपूल होते हैं, जो हवा के वर्लपूल्स होते हैं, उनको कहते हैं अर्थक्वेक्स, आपको पता है। फिर आपके पास मैन मेड डिज़ास्टर आ जाते हैं जिसमें आपके पास मटेरियल स्पिल्स हो जाते हैं, आप कोई कैसा केमिकल आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो गया, या आपके पास कोई टेररिज्म है, बायो टेररिज्म है, जिसकी वजह से आप अपनी साइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते या बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इन शॉर्ट आपके पास जो सर्विसेज हैं वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अच्छा, इन केस ऑफ डिजास्टर द इंफ्रास्ट्रक्चर could becomes unavailable in some cases for a longer period of time. Business continuity management includes IT, ठीक है, managing business processes, availability of the people, and workplaces in disaster situation. अगर मैं आज के दौर की बात करूं या हम करंट सिचुएशन की बात करें, सो अगेन वी आर पासिंग थ्रू अ डिज़ास्टर। अब आप इमेजिन करें कि हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास रूम्स हैं, हमारे पास फैसिलिटी है, लैब्स की फैसिलिटी है, जहाँ पर जाके हम एजुकेशन की हम एक्टिविटीज़ को कैरी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, जो हमारे पास कोविड सिचुएशन है, इसकी वजह से हम एक ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि हम वो सर्विसेज वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब जब हम वो सर्विसेज वहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकते तो हमें क्या, अब यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास IT का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास बिजनेस प्रोसेसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, और हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल और वर्क प्लेसेस हैं। अब हम ज़रा डिज़ास्टर में सिचुएशन में, अब ज़रा हम अपनी सिचुएशन में, यानी जो हम अपनी एक कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हम इसको देखते हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरनेट हो गया, हमारे पास जूम सेशन हो गया, हमारे पास LMS हो गया, तो ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। बैक एंड पे इनके सर्वर्स आ गए, इनकी तमाम चीज़ें आ गई, इनकी डेटाबेसेस वगैरह तमाम चीज़ें आ गई। हमारे पास जो बिज़नेस प्रोसेसेस हैं, एजुकेशन, एजुकेशन के रूल्स, अटेंडेंस, टाइम टेबल को फॉलो करना, क्लास में प्रेजेंस, टीचर के जो रूल्स होंगे क्लास में वो होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल, आप मौजूद हो, मैं मौजूद हूँ, और हम क्या है, हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर, कि हम अपनी वर्क प्लेसेस पर काम नहीं कर सकते, जो हमारा बिजनेस है, तो हम डिसेंट्रलाइज होकर काम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप देखें, इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप बाहर देखें, तो ये सिचुएशन आपको हर जगह नज़र आएगी। बैंक्स का जो IT सेटअप था वो डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में चला गया, बहुत सारी आपके पास जो रेस्टोरेंट्स थे वो ऑनलाइन चले गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेटे, ये बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में कहलाती हैं, कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर यू हैव द राइट सेट ऑफ रिक्वायर्ड थिंग्स, जैसे इसमें IT आ गया, बिजनेस मैनेजिंग बिजनेस प्रोसेसेस आ गए, अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपल आ गई, और आपने मैनेज करना है कि डिज़ास्टर में भी आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखें। क्लियर हो गया बेटे? इसको आप बहुत सारी जगहों पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे फूड पैंडा। आप देखें, बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो आपके घरों में ग्रॉसरी प्रोवाइड करने के लिए हो गई। जैसे पहले आपके पास जो ये करीम था, ये सिर्फ आपको राइड्स प्रोवाइड करता था, लेकिन अब ये ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी प्रोवाइड करने लगा है। आपने कोई चीज़ें मंगवानी हो, इवन चीता एक कंपनी है, या एक और जो कंपनीज हैं वो भी इसमें अब इन्वेस्ट करने लगी हैं, बिकॉज हमारे पास उन्हें अपनी बिजनेस को मैनेज करना है और कंटिन्यू करना है। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग होती है, जिसमें तमाम रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जिसमें हमारे पास किस किस्म का डिज़ास्टर होगा, हमारे पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, वो अकोमोडेट कैसे होगा, किस अल्टरनेटिव लोकेशन पे जाएगा, वहाँ से हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग जो होती है वो हर बड़ी कंपनी में होती है, कि इन केस
और जैसे जैसे ये पेंडेमिक्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं, अगर आप थोड़ा सा आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो आपके पास फ्लड्स वगैरह, कैटरीना, आपके पास ये इस तरह के, अभी ये पिछले दिनों कराची में भी एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला था। तो ये तमाम जो हैं हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये हमें इस चीज़ के लिए तैयार रखती है कि जो हमारा फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग हमारी लाज़मी होनी चाहिए ताकि हम अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो ये हमारे पास प्लानिंग होती है, ठीक हो गया। जब हम इसकी बिज़नेस कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें आ जाती हैं जिन चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है। एक हमारे पास आ जाता है आरटीओ, एक हमारे पास आ जाता है आरपीओ। आरटीओ है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव होता है। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव वो होता है कि वो मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में आपने क्या करना होता है उस मैक्सिमम ड्यूरेशन में आपने अपने सिस्टम को रिस्टोर करना होता है, ठीक है? आपका डिज़ास्टर हिट कर गया है और उस डिज़ास्टर के बाद आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को रिकवर करना है। दैट थिंग इज़ कॉल्ड रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, ठीक है? फिर आपके पास आ जाता है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, वो बड़ी सिंपल और अच्छी एग्ज़ाम्पल है, जो आपको दोनों चीज़ों के बारे में बड़ा क्लियरली बता देगी। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे आरपीओ हम कह रहे हैं, उसकी तरह मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। वो पॉइंट जहां तक हम रिकवर कर सकते हैं, इसको हम रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है? और उस पॉइंट तक हमारे पास कुछ लॉस भी होगा। वो लॉस कैसे होता है या किस किस्म का लॉस होता है, ये एग्जाम्पल को हम देख के करते हैं। बेटे, ये मेरा सिस्टम रन हो रहा है और दोपहर के या सुबह के 10 बजे मैंने अपने सिस्टम का बैकअप ले लिया। तो यानी तमाम जो डेटा था वो 48 आवर्स का था, या पूरे हफ्ते का था, या एक दिन का था, वो मैंने आज के दिन 10 बजे सुबह ले लिया। अच्छा, अब 10 बजे हमारे पास क्या हुआ? 10 बजे हमारा सिस्टम फिर अपना रन, जो नॉर्मल हालत में रन कर रहा था। 12 बजे हमारा सिस्टम क्रैश कर गया, ठीक है? और जब क्रैश कर गया, तो अब इसमें मेरे पास एक्सेप्टेबल लॉस क्या है? एक्सेप्टेबल लॉस मेरे पास वो 2 घंटों का लॉस है, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक था, क्योंकि इन 2 घंटों का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं होगा और मैं रिकवर भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा लास्ट बैकअप था, वो सुबह 10 बजे तक था। तो ये हमारे पास क्या हो गया? वो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास वो लॉस आ गया। तो ये हमारे पास क्या है? ये 2 आवर्स जो है मेरे पास आरपीओ हो गया। अब मेरे सिस्टम की रिकवरी जो स्टार्ट हुई है, मेरे सिस्टम की रिकवरी होना स्टार्ट हुई है फेल होने के बाद 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो ये जो 5 आवर्स हैं, ये 5 आवर्स हमारे पास वो टाइम है जिसमें हमने अपने सिस्टम को रिकवर किया, और फिर मेरा सिस्टम जो है वो फिर रन होने लगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट रनिंग विद डेट फ्रॉम 10, ठीक है? कि हम लोग कितने बजे से हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है? हमारा सिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 बजे वाली स्टेट से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया जी? तो ये हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें हम बड़ा क्लियरली समझ सकते हैं कि हमारे पास रिकवरी टाइम क्या है, हमारे पास रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक हो गया? रिकवरी टाइम या रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेप्टेबल लॉस है वो कितने आवर्स का है? 2 आवर्स का है, क्योंकि जो हमारे पास इन 2 आवर्स में डेटा लॉस हुआ है वो हम रिकवर नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी? तो इसमें कोई बात या कोई क्वेश्चन हो तो बेटे पूछें। मेरे ख्याल से हमारे आज का लेक्चर खत्म हो गया जी। जी, मैं पूछता हूँ, ठहरा 1 मिनट। जी बेटे पूछें। सर ये आरपीओ का बता दें, दोबारा समझ नहीं आया। आरपीओ, ठीक है। अच्छा बेटे, आरपीओ का कॉन्सेप्ट क्या है? आरपीओ का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि मैं इसकी पहले डेफिनेशन ज़रा आपको सुना देता हूँ, फिर हम ना इसको आगे ज़रा आपको भी समझना आसान होगा। द पॉइंट इन टाइम टू विच डेटा मस्ट बी रिकवर्ड कंसिडरिंग सम एक्सेप्टेबल लॉस इन डिजास्टर सिचुएशन। अच्छा, ये वो टाइम है जिस टाइम से हम अपनी रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है? जिस टाइम से हम अपनी रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम में हमारे पास क्या होगा? लॉस कुछ ना कुछ होगा। अगर आप देखें तो हमारा लॉस जो है बेटे वो कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, हमारा लॉस जो है बेटे वो है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2 घंटों का लॉस है। ये एक्सेप्टेबल जी लॉस है। इस लॉस से, इसे एक्सेप्टेबल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस लॉस से मेरी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी, मेरी कंपनी ज़ाया नहीं हो जाएगी, या वो क्रैश नहीं कर जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटों का सिर्फ डेटा ही लॉस होगा। अच्छा, अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे 2 घंटे तो नहीं, हमने जी सुबह हमारा 10 बजे से डेटा लॉस हुआ और फिर हमारे पास 5 बजे तक डेटा नहीं मिला। बेटे, हमारा डेटा 2 घंटों का क्यों लॉस हुआ? क्योंकि 12 बजे तो सिस्टम ही क्रैश हो गया, तो अब तो उसमें कोई डेटा, मतलब ना वो सर्विस दे रहा है, ना उसमें कोई डेटा आ रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास आरपीओ
वो रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है जहाँ से हम अपनी रिकवरी तक वहाँ से अपनी रिकवरी शुरू कर सकते हैं। तो ये आरपीओ 2 घंटे क्यों है? बिकॉज़ ये इस 2 आवर्स का हमारा डेटा लॉस हुआ है और इस पॉइंट से हम अपनी रिकवरी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इस डायग्राम में, स्टार्ट रनिंग विद डेटा फ्रॉम 10 मॉर्निंग, ठीक है? तो जो फिर हमारे अब जब हमारा सिस्टम रिपेयर हो जाएगा तो हमारा जो लास्ट डेटा पॉइंट था, रिकवरी पॉइंट था, वो 10 बजे ही था, ठीक है? जहाँ पर हमने अपना बैकअप लिया था। क्लियर बेटे? इसमें कोई और क्वेश्चन? ठीक। अच्छा, तो बेटे हमारे यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं थोड़ी-सी आपको 2-3 बातें बता दूँ, जैसे हम अपने एंटरप्राइज़ सिस्टम के लेक्चर के एंड में कुछ बातें करते थे, हम कुछ क्वेश्चंस पूछते थे। तो बेटे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, यू डू नॉट नीड टू आंसर देम, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से पूछें कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बेटे आपको क्लियरली अवेलेबिलिटी ऑफ अ सर्विस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबिलिटी को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, या एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। कैलकुलेट जब आप अवेलेबिलिटी को करते हैं, तो उस कैलकुलेशन में आपके पास क्या-क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है? रनिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको ये आता है तो ठीक है। आपके पास रनिंग टाइम में एक बड़ा-सा एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी चीज़ लगती है कि जी हम 7,500 घंटे या 7.5 लाख घंटे हम कैसे काउंट कर सकते हैं? तो उसका आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, जैसे हमने हार्ड डिस्क की एग्ज़ाम्पल की। फिर पैरेलल एक सिस्टम की अवेलेबिलिटी कैसे फाइंड करना है, पैरेलल सिस्टम की अवेलेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि अवेलेबिलिटी किन-किन वजूहात की वजह से हो सकती है। ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है, कंपोनेंट के फेलियर की वजह से हो सकती है, आपके पास सॉफ्टवेयर की वजह से हो सकती है, हार्डवेयर की वजह से हो सकती है, प्लांट मेंटेनेंस की वजह से हो सकती है। आपके पास जो एक नया कंपोनेंट होता है, जब आप एक नया कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं तो यू नीड टू बी मोर विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब है आप अपने ज़्यादा सिस्टम को ऑब्जर्व करें, क्योंकि जब एक सिस्टम हमने आज ही पढ़ा कि जब आप एक कंपोनेंट नया कंपोनेंट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो आपने उसको देखना है। अच्छा जी, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप अवेलेबिलिटी को फर्दर एनहांस कैसे कर सकते हैं। रिडंडेंसी आपके पास एक ऑप्शन है, फेल ओवर एक ऑप्शन है आपके पास, फॉल बैक ऑप्शन है। फॉल बैक में फिर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, कोल्ड साइड, हॉट साइड और वार्म साइड। उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास पता होनी चाहिए। फिर इन द एंड हमने देखा कि इन केस ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, जहाँ पर आपके पास बिल्कुल आपकी जो एक मेन साइट है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रही, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस होने चाहिए। तो वहाँ पर हमें पता चला कि जी हमारे पास एक डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग होनी चाहिए, जिसे आप डीआरपी कहते हैं, वो होनी चाहिए। उसमें आपके पास 3 सिस्टम 3 चीज़ें हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया आपके पास बिज़नेस प्रोसेसेस आ गए हैं, ठीक है, जो लॉजिक है जिस पे आपका बिज़नेस काम करता है, आपके पास रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, और आपके पास लोकेशन होनी चाहिए जहाँ से आप अपनी सर्विसेज को फिर से बहाल कर सकें। तो जब ये तमाम आपके पास चीज़ें मौजूद होंगी, तो आपके पास बिज़नेस कंटिन्यूटी रहेगी, ठीक है? और फिर हमने उसमें देखा कि हमारे पास बिज़नेस कंटिन्यूटी में हमारे पास 2 और पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो ये आपको क्या बताती हैं, ये भी हमें समझ आ जानी चाहिए। तो अगर ये जो मैंने तमाम क्वेश्चन आपसे किए हैं, अगर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर आते हैं, तो बेटे जो आपके पास कंप्लीट एक चैप्टर था, जो बुक में चैप्टर नंबर 4 है, अवेलेबिलिटी का, ये आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा और इसका आपको मतलब भी समझ आ जाएगा। जल्द ही मैं बेटे एक फर्स्ट असाइनमेंट आपके साथ शेयर करूँगा और वो फर्स्ट असाइनमेंट फिर आपने मुझे सॉल्व करके सबमिट करानी है। ठीक हो गया जी? थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इट इज़ अबाउट परफॉर्मेंस, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे और उसको देखेंगे कि हम कहाँ तक उसको स्टडी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम। कल आपका क्विज़ भी होगा इसी चैप्टर में से होगा, अवेलेबिलिटी के चैप्टर में से, तो बेटे आपने अपना प्रिपेयर करके आना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है ज़रूर पूछें, वरना फिर हम अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं। जी, जी बेटे पूछें, मोहम्मद सलमान। जी, जी बेटे सलमान पूछें। सर वो सॉरी उस टाइम आप मुझे वो बुलाया था, हम्म, लेकिन वो मैं लैपटॉप पे क्लास ले रहा था ना, तो अच्छा उसके अच्छा माइक का कोई इशू था, अच्छा। तो इस वजह से मैं आंसर नहीं कर पाया था। कोई कोई बात नहीं बेटे, लेकिन पता है बेटे आजकल ना बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं ऑनलाइन में, ऑनलाइन टीचिंग में, तो हमें जी मेक सर। श्योर करना पड़ता है कि आप सलमान ही हैं, तो फॉर दैट रीज़न फिजिकल में तो हमें पता ही ठीक होता है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक ठीक है सर। मैं वो लैपटॉप पे था सर, अभी फिर मोबाइल पे आया तो मैंने कहा आपको बता दूं, वो क्लास के दौरान इंटरप्ट नहीं किया।
थैंक यू सो मच बेटे। और मैं समझ रहा आप मुझसे पूछेंगे मुझे क्यों निकाला। ठीक है। नहीं कोई सर। बात नहीं, ठीक हो गया। थैंक यू बेटे। आप सर हम बताएं। खान साहब के सपोर्टर हैं, हम नहीं पूछते हैं। हाँ, थैंक यू बेटे। आप बेटे थोड़ा सा ये भी हमारी ना पॉलिसी है कि थोड़ा सा हम चीज़ों को ना ऑनलाइन में ज़रा इस तरह लेके चलें कि कोई ऑफेंड ना हो, ठीक है? मतलब बच्चियाँ ठीक है होती सर। हैं, उल्टी सीधी कोई बात ना हो जाए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़रा केयरफुल होते हैं, ठीक? ठीक है सर। ओके। थैंक यू बेटे। थैंक यू सर। बेटे जी ये ओके। ज़ीशान आप सैयद ज़ीशान जी बेटे फरमाएं। सर क्विज की टाइमिंग का पूछा था क्योंकि कल एक हमारी क्लास अरेंज भी हो रही है, तो ये ना हो कि सर आप उस टाइम पे क्विज रख दें तो फिर हम क्विज अटेम्प्ट ना कर सकें। मैं जी इसलिए बेटे, पूछ रहा था कि टाइमिंग क्या नहीं होगी। बेटे वो आपकी ड्यूरिंग द क्लास ही होगी, वो आपकी ड्यूरिंग द क्लास होगा, कोई फिक्र करने की बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक हो ओके। गया, वो आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा जी। एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन हो? चलिए ठीक हो गया जी। हैव अ गुड डे, टेक केयर।